कल जब 20 मई थी यानी कि वेडनेसडे को मार्केट में काफ़ी तेज़ी से गिरावट आई थी। लेकिन मार्केट के लास्ट टाइम में रिलायंस और जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है जिनको ओएमसी भी बोला जाता है, इनकी वजह से ज़बरदस्त मार्केट में रिकवरी देखने को मिली और उस रिकवरी का असर आज भी मार्केट में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर जो टेक्निकल एनालिसिस हैं उनका बहुत साफ और क्लियर मानना है। अभी अगर आप निफ्टी देखेंगे तो 23,700 से लेकर 23,800 पे ट्रेड हो रहा है। हो सकता है कि आज निफ्टी बढ़कर 23,900 से लेकर या 24,000 तक चला जाए, लेकिन जब तक निफ्टी 50 24,000 को सस्टेन नहीं करता, 24,000 पे काफ़ी टाइम तक रुकता नहीं है, तब तक मार्केट में पूरी तरह से बुलिश नहीं आया है। और जिस टाइम ऐसा होगा कि निफ्टी 24,000 वाले पॉइंट पे एकदम सस्टेन कर गया है, 24,000 से हल्का हल्का ऊपर बढ़ रहा है, तब आप मान के चलिए कि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो रही हैं और नए रेजिस्टेंस बनने की उम्मीद जताई जा सकती है। बाकी ये भी मैं आपको याद दिला दूं, जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट आ चुका है जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में एक अच्छी खासी राहत मिल चुकी है। अब ये स्टेटमेंट क्या है वो आपको बताना चाहूँगा। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने साफ बोला है कि यूएस है और जो ईरान है, दोनों के बीच में जो नेगोशिएशन चल रहा था उसका फाइनल स्टेज आ चुका है। और उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि ये जो फाइनल स्टेज होगा इसमें जो मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट है ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगा। यानी कि जो भी स्टेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नजर आएंगी। और जैसे ही ये खबर मार्केट में आई, आप ये समझ के चलिए क्रूड ऑयल सीधा जो $111 पे था वो एकदम गिरकर यानी 5% गिरा, 103 से लेकर $105 पे आता हुआ नजर आया। और इंडिया के लिए क्रूड ऑयल का गिरना सबसे बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर पॉइंट है, ये बात हमें ध्यान रखकर चलनी है। बाकी गाइज एक चिंता का विषय और है, यहाँ पर आप देखिए मैंने मनी कंट्रोल खोला हुआ है। अगर मैं न्यूज़ के अंदर करेंसी के अंदर जाता हूँ तो मुझे देखने को मिलता है कि एक तरफ तो हमें एक ग्लोबल रिलीफ मिल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप जैसे तैसे करके ईरान और यूएस का मुद्दा सुलझा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो रुपीज़ है वो लगातार कमज़ोर हो रहा है। रुपीज़ ने लगातार कमज़ोर होकर ऑल टाइम लो बना दिया है। ऑल टाइम लो 96.61 रुपीज़ के आसपास आ गया है और ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, इसके ऊपर हमें नज़र बना के जरूर रखनी है। वहीं अगर मार्केट के अंदर हम एफआईआई डीआईआई की एक्टिविटीज़ चेक करें तो बहुत क्लियर नज़र आता है कि जो एफआईआई डीआईआई हैं वो कंटिन्यू बिकवाली कर रही हैं। कल भी फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स ने फिर से लगभग 1,600 करोड़ की बिकवाली की, लेकिन जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट हैं यानी म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने 1,968 करोड़ की बाइंग की है। और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने मार्केट को गिरने से बचाया है। बाकी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो ग्लोबल मार्केट है इसके अंदर एक बड़ा प्लेयर उसने अपनी अर्निंग शो कर दी हैं। ग्लोबल टेक स्पेस एनवीडिया के जो कॉर्पोरेट मूव्स हैं और जो चिप्स हैं उनकी मार्केट में डिमांड तेज़ी से बढ़ती जा रही है और इंडिया को इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, खासकर इंडियन इन्वेस्टर्स को, क्योंकि इसका सीधा असर इंडियन आईटी स्टॉक्स इन्फोसिस टीसीएस के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। बाकी तो गाइज मार्केट से रिलेटेड मैं आपको इसी तरह से बताता ही रहूँगा, लेकिन 3 ऐसी कंपनी है जिनके ऊपर नज़र बना के आपको रखनी है। तीनों कंपनीज में सबसे पहले एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के अंदर क्या चल रहा है, कौन सी वो बातें हैं जो अब ध्यान रखकर चलनी है वो डिस्कस करूंगा। बीडीएल जो कि 28 मई के कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं तो इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। वन बाय वन करके समझते हैं और सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूँ भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। नो डाउट गाइज भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड 5 दिन से लगभग 2.5% तक गिरता हुआ नजर आया है। ये बात आपको ध्यान रखकर चलनी है। हो सकता है कि आपने ये बात नोटिस भी की हो कि 15 मई से लेकर 19 मई तक बार बार ये जो भारत इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है 430 और 432 पे आकर रुक जाती है और ये जो रुकावट फेस कर रही है यही एक मेजर रेजिस्टेंस कंपनी का बन चुका है। और अगर बायर्स इसको क्रॉस नहीं कर पाए, यानी कि ये कंपनी अगर 432 को क्रॉस नहीं कर पाई तो मोमेंटम काफ़ी वीक रहने वाला है, कोई खास ग्रोथ आपको नहीं देखने को मिलेगी। अभी कंपनी 421 पे ट्रेड कर रही है और 20 मई को हमने ये चीज़ नोटिस भी की थी कि पूरे स्टॉक मार्केट के अंदर एक बड़ा गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, एक शार्प सेलिंग देखने को मिली, जिसकी वजह से भारत इलेक्ट्रॉनिक का जो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट था वो भी ब्रेकआउट हो गया था। साइकोलॉजिकल सपोर्ट लगभग 410 था, 410 को ब्रेकआउट करके ये कंपनी 407 पे आ गई थी, लेकिन आज फिर से कंपनी 421 पे आपको ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। तो अब अगर सपोर्ट की बात करें, यानी कि और अगर गिर सकती है किसी नेगेटिव न्यूज़ की वजह से तो कितना नीचे गिर सकती है, तो फिलहाल 407 इस कंपनी का सबसे लोएस्ट रहा और यही इस कंपनी का सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। ये एक कह सकते हैं क्रिटिकल शॉर्ट टर्म सपोर्ट का काम करेगा
इस रेंज पे आते ही कंपनी में फिर से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलेगी और ये स्टॉक आपको फिर से ऊपर बढ़ता हुआ नजर आएगा। फिलहाल अभी 421 पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। बाकी अगर आप मेजर सपोर्ट लेवल की बात करें कि भाई इसके नीचे तो जा ही नहीं सकता, वो है 358, 358 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 52 वीक का लो है, यानी 52 वीक में 358 से नीचे ये कंपनी नहीं गई है। बाकी अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस यानी कि अगर ग्रो होता है तो कितना हद तक ग्रो हो सकता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। जिस हिसाब से कंपनी 421 पे ट्रेड कर रही है, तो इसका एक तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 430 है, जो मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ। पूरे हफ्ते का जो सबसे बड़ा सप्लाई जोन जहाँ से एक मेजर ब्रेकआउट आया था, तो जब तक इस हैवी ब्रेकआउट को कंपनी नहीं तोड़ती तब तक फ्रेश अप ट्रेंड आना काफ़ी मुश्किल है। यानी 430 तक तो कंपनी आसानी से चली जाती है, लेकिन उसके बाद 430 को तोड़ पाना कंपनी के लिए बड़ा मुश्किल है। फिलहाल अभी कंपनी 421 पे ट्रेड होती हुई नजर आ रही है, तो 428 तक रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। 428 के बाद आपको एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। और अगर कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट रेशोज पे नज़र डाल के बात करें तो यहाँ पर आप देखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक का जो पीई है वो 49 या 50 के आसपास चला गया है। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास है, जो हमें क्लियरली नज़र आता है। और आपको ये बात ध्यान रखकर चलनी है, एक मैसिव लार्ज कैप पीएसयू होने के नाते एक स्टेबिलिटी इस कंपनी में हमेशा बनी रहती है। लेकिन जो वैल्यूएशन है इस कंपनी की, जो महंगाई है इस कंपनी के अंदर, वो भी आपको क्लियर नज़र आ रही है। ओवरऑल डिफेंस सेक्टर में जो ट्रेंड है पॉजिटिव होता है, तभी ये वापस 52 वीक हाई की तरफ एक स्लो ग्रोथ दिखा पाएगा। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो हमें ध्यान रखकर चलनी है, क्योंकि इसी से क्लियर होगा कि अब आगे क्या हो सकता है। एक तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखकर चलना है कि कंपनी का पीई 50 है, जिसका मतलब साफ है कि स्टॉक में हाई प्राइसिंग ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है। ये कंपनी रेगुलर कैश फ्लो की स्टेबिलिटी भी देता है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको ये चीज़ बहुत पसंद रहती है कि उनके पास एक रेगुलर कैश फ्लो आता रहे, क्योंकि ये कंपनी का जो डिविडेंड है 0.58 है, जिससे बहुत क्लियर नजर आता है कि हाँ, इन्वेस्टर्स को कैश फ्लो मिलता रहता है। और ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि स्टॉक पिछला जो सपोर्ट था उसको तोड़कर नीचे ही ट्रेड कर रहा है। अगर कोई कंपनी पिछले सपोर्ट से ब्रेकआउट होकर नीचे ट्रेड करने लगती है, उसके बाद भी एक बड़ा फॉल आया है, तो इन सब सिचुएशन को देखते हुए तुरंत अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो बेहतर एंट्री है वो सही टाइम है। अगर ये कंपनी 407 से लेकर 412 के बीच में अच्छा खासा सस्टेन करती है, एक मजबूत बेस बनाती है, तो फिर आपको कंफर्म एक ग्रोथ देखने को मिल सकती है। नाउ अब आ जाते हैं अगली कंपनी की तरफ, यानी कि HAL, जिसको हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड भी बोलते हैं। बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि भाई 5 दिन में ये कंपनी लगभग 1 से 2% के आसपास गिरती हुई नज़र आई है। और 14 मई हम कह सकते हैं एक ऐसा दिन था जब ये कंपनी 4,700 रुपये पे ट्रेड कर रही थी, जहाँ से इसके अंदर एक हैवी सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला। और 18 मई को इस कंपनी ने एक बड़ा गैप डाउन या हम कहें वर्टिकल ड्रॉप भी दिखाया, जिसकी वजह से ये कंपनी सीधा 4,700 से गिरकर 4,200 पे आ गई। और ऐसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि एक मेजर शॉर्ट टर्म टेक्निकल ब्रेकडाउन इस कंपनी में हुआ था। और ये बात सबको पता है कि अगर इतना बड़ा डाउनफॉल आए तो थोड़ा संभल कर जरूर चलना चाहिए। फिलहाल कंपनी ने अपना जो बॉटम है उसको टच कर लिया है। इस कंपनी का जो बॉटम था 4,182 के आसपास था, 18 मई को टच कर लिया था कंपनी ने। बॉटम टच करने के बाद कंपनी में फिर से एक ग्रोथ आई है, ऊपर की तरफ हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और जो लगातार गिरावट हो रही थी वो बंद हो गई है फिलहाल। और पिछले 2-3 दिनों से हम कह सकते हैं कि ये कंपनी एक साइड रेंज में चल रही है। अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो जो सबसे बड़ा सपोर्ट है कि भाई इसके बाद तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक नहीं गिर सकती, यानी कि 4,251 का जो सपोर्ट है उसके नीचे गिरने के चांसेस बहुत कम हैं। और मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहूँगा, इस कंपनी का 52 वीक का जो लो है, यानी जो सबसे लो गया था अभी तक कंपनी, वो 3,480 के आसपास गया था। और 3,480 तक तो जाना इसके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि पूरे वीक में सबसे लो कंपनी इसी प्राइस पॉइंट पे आई है। और अभी आप देख ही सकते हैं 4,401 पे ट्रेड होती हुई नज़र आ रही है। अब ये तो हो गया गाइस सपोर्ट। अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस यानी कि कितना ऊपर ये कंपनी जा सकती है, तो मैं आपको बता दूं, अगर सब कुछ सही रहा तो ये कंपनी 4,700 तक जा सकती है, क्योंकि पिछले हफ्ते अपने इसी पीक पे ये कंपनी थी 4,700। लेकिन अगर ये 4,700 को आगे ब्रेकआउट करती है, यानी अपने रेजिस्टेंस को तोड़ती है, तो कंपनी में एक बड़ी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब सवाल ये कि क्या वाकई में कंपनी 4,700 का जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेकआउट कर पाएगी या फिर नहीं। और अगर मैं इस कंपनी का हाई बताऊं कि 52 वीक में कंपनी सबसे हाई किस प्राइस पे गई, तो वो है 5,147, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड 5,000
तक भी जा चुकी है अपने इन 52 वीक के अंदर। बाकी ये जो कंपनी है ये एक लार्ज कैप कंपनी है, अपने सेक्टर में मोनोपोली क्रिएट कर चुकी है। ऑलरेडी कंपनी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, हर कोई डिफेंस के नाम पे इस कंपनी को जानता है। कंपनी का मार्केट कैप अब 3 लाख करोड़ के आसपास आ चुका है, आप देख सकते हैं 2,90,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप हमें देखने को मिल ही रहा है। और कह सकते हैं कि इस कंपनी को इंडिया का सबसे बड़ा डिफेंस लार्ज कैप मोनोपोली कंपनी भी बोला जाता है। बाकी इस कंपनी का पी आपको काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा। इस कंपनी का पी 31 है। कंपनी का डिविडेंड भी काफ़ी एक्सीलेंट है, लगभग 0.92 का डिविडेंड ये कंपनी प्रोवाइड करती है। बाकी देखते हैं कि भाई आगे हमें क्या सिनेरियो देखने को मिलता है। नाउ अब बढ़ते हैं अगली कंपनी की तरफ। ये है गाइज भारत डायनेमिक लिमिटेड, जिसको बीडीएल भी बोलते हैं। 5 दिनों से कंपनी 2.5% गिरती हुई नजर आई है। और अभी अगर आप देखेंगे बीडीएल के क्वार्टरली रिजल्ट नहीं आए हैं, तो क्वार्टरली रिजल्ट का इंतजार सबको है। एक अपडेट आई है कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट और डिविडेंड अनाउंसमेंट आपको 28 मई के आसपास देखने को मिल सकती है। इस कंपनी ने भी सेम पैटर्न फॉलो किया जो बाकी दो कंपनी कर रही थी, यानी एचएएल बीईएल की तरह ही ये कंपनी हमें देखने में मिली थी। इस कंपनी ने भी हम कह सकते हैं कि लगभग 15 मई से 18 मई के आसपास ये कंपनी 1350 पे और 1360 पे आसपास ट्रेड कर रही थी और पूरी कोशिश कर रही थी कि इससे ऊपर बढ़ा जाए। लेकिन जैसे ही 18 मई आई, कंपनी में एक शार्प डाउनफॉल देखने को मिला और डाउनफॉल के चलते हुए कंपनी 1200 पे नीचे गिर गई। अभी ये कंपनी आप देख सकते हैं 1331 पे आपको देखने को मिल रही है। 1334 अभी के टाइम पे हो चुका है। और अगर आप इस कंपनी का हाई देखेंगे तो ये है कंपनी का हाई, जो कि 2096 आपको देखने को मिलेगा। 2096 इस कंपनी का हाई है 52 वीक। ये जो 52 वीक है इसमें सबसे हाई प्राइस यही रहा है इस कंपनी का। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कंपनी अपने इसी हाई से लगभग 37 करेक्ट हो चुकी है, यानी 37% सस्ती मिल रही है। मार्केट कैप भी आप देख सकते हैं क्लियरली 47,000 करोड़ का है, 47,000 करोड़ की ये कंपनी है, जो कि एक स्टेबल मिड टू लार्ज कैप डिफेंस पीएसयू में गिनी जाती है। बाकी चार्ट पे बहुत क्लियरली दिख रहा है, जब कंपनी 1280 के आसपास आती है तो वहाँ से बायर बाउंस बैक करते हैं, डब्ल्यू शेप या डबल बॉटम बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो हाई पीई इस कंपनी का देखने को मिलता है 82 के आसपास, जो हमें इस कंपनी का पीई देखने को मिलता है, यहाँ पे इधर देखिए, इस पीई के चलते हुए बहुत सारे इन्वेस्टर्स इस कंपनी में एंट्री लेने से डरते हैं। बाकी आप किस तरह से सोचते हैं इस कंपनी के रिगार्डिंग कमेंट करके जरूर बताइए। जैसी कोई बड़ी खबर आती है तो सबसे पहले आपको शेयर करूंगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।